मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना पाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। नाम कर्म के प्रकारों की चर्चा चल रही है और उसमें अपने गति के संबंध में गति जाति और इसके बाद में शरीरों की चर्चा अपनी कल हुई थी। अब वो प्रकरण तो काफी बड़ा है, नहीं शरीर अपने को तो पढ़ना था है नाम कर्म, लेकिन दूसरा अध्याय क्योंकि सबने नहीं पढ़ा था इसलिए शरीर की चर्चा थोड़ी बहुत अपन ने ली थी। आपने वो डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट बोले थे ना, डिफरेंस पॉइंट बोलने लिखने के लिए औदारिक, विक्रियक, आहारक, कार्मण और तेजस शरीर। हाँ अभी पूछ लूंगी मैं, एक आध दिन सब कर लें क्योंकि आज ही मैं कराऊंगी तो फिर सब किस किसने कर लिए हैं कल जो काम दिया था, किस किसने कर लिया है? 1 2 3 4 बस। तो सबने नहीं किया ना, जब सब करके आएंगे तभी करेंगे अपन, ठीक है? नहीं तो जिनने कर लिया उनको तो अच्छी बात है, कर ही लिया है उन्होंने। कल कर लेंगे सब लोग या परसों? कल या परसों में जब सब कर लेंगे तब अपन फिर करेंगे। आयुषी जी कुछ पूछना है आपको? भाभी मेरा एक क्वेश्चन था, एक समय में कितने शरीर हो सकते हैं? फिर जैसे देव गति और नरक गति है, तो आपने कल बोला था कि तेजस और कार्मण जो शरीर है वो हमेशा सबके साथ रहता है, तो फिर तो देव और नारकी के तो 3 शरीर हो जाएंगे। एक तो वक्रिय बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। नहीं विचार किया इन्होंने, और जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उनको तो पता होगा। ये सूत्र है आगे दूसरे अध्याय में ही, ये प्रश्न आचार्य देव ने उठाया कि एक साथ एक जीव के कितने शरीर हो सकते हैं एक समय में, एक समय में कितने शरीर हो सकते हैं? अंकल आप बताएंगे? और एक और क्वेश्चन था जीव के कम से कम शरीर हो तो कितने? 1 मिनट 3 शरीर होते हैं। कम से कम 3 होते हैं। कम से कम कितने होंगे? कम से कम तो 3 और अधिक से अधिक 4। कम से कम 3 वाले सब अपनी उंगली दिखा सकते हैं, जैसे कम से कम में 3 जो कह रहे हैं, और जो को 2 कहना है, किसी को 4 कहना है, कम से कम में किसी को 1 कहना है, तो वो उंगली दिखा सकते हैं। कम से कम कितने होंगे? सुनता आंटी आपकी उंगली दिख नहीं रही, आपके फेस के आगे लाओ तब दिखेगी। बहुत सब लोग, लगभग अधिकतर लोग 3 दिखा रहे हैं, कुछ लोग 2 दिखा रहे हैं। देखिए कम से कम किसी जीव के पास शरीर होंगे तो 2 शरीर होते हैं, तेजस और कार्मण। तेजस और कार्मण, क्योंकि जब जीव एक शरीर छोड़ के दूसरे गति में जाता है, एक गति से दूसरी गति में, तो बीच का जो टाइम पीरियड है उतनी देर में औदारिक, वैक्रियक, आहारक कोई भी शरीर नहीं होता है। तो उतनी देर विग्रह गति के काल में वहां 2 शरीर होते हैं, तेजस और कार्मण, केवल वो उसी समय पे होते हैं। तो कम से कम किसी जीव के होंगे तो ये 2 शरीर होंगे, तेजस और कार्मण। सूत्र है दूसरे अध्याय में, तदादीनि भाज्यानि उपपद एकस्मिन्ना चतुरभ्य, कि उन 2 से लेकर 2 शरीर कम से कम होंगे। फिर 2 से ज्यादा होंगे, विग्रह गति के अलावा कोई जीव संसार में है तो कम से कम 3 शरीर होंगे ही होंगे। जैसे आपने भी पकड़ लिया ना, देवों और नारकियों के कौन से 3 हैं?
वैक्रिय, तेजस, कार्बन और वैक्रिय। अभी मनुष्य और तिरंचों के कौन से शरीर हैं? औदारिक, औदारिक, आहारक, औदारिक, तेजस्व और कार्बन। बढ़िया। अगर मनुष्य और तिरंच है तो कम से कम उसके ये 3 शरीर होंगे, औदारिक, तेजस और कार्बन। देव और नारकी है तो उनके तो 3 ही शरीर होंगे, पर भाभी वैक्रियक, तेजस और कार्बन। पर जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं उनके तो फिर 4 हो जाएंगे ना, क्योंकि उनके तो एक हाँ वो निकल भी तो रहा था, तो फिर उनके 4 काउंट हाँ, करेंगे। तो उनके 4 तो अधिक, अगर मनुष्यों में मैक्सिमम अगर हो सकते हैं तो 4 हो सकते हैं, औदारिक, आहारक, तेजस और कार्बन। ये 4 शरीर एक साथ हो सकते हैं। किसी के ऐसे 4 शरीर हो सकते हैं क्या? औदारिक भी हो, वैक्रियक भी हो, तेजस और कार्बन तो होंगे ही होंगे सबके। तो औदारिक, वैक्रियक, तेजस और कार्बन, ये वाला कॉम्बिनेशन किसी के हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि वैक्रियक शरीर केवल देव और नारकियों के ही होता है, औदारिक शरीर केवल मनुष्य और तिरंचों के ही होता है, तो वो दोनों नहीं हो सकते। आहारक शरीर मनुष्यों के होता है और औदारिक भी मनुष्यों के होता है। आहारक शरीर मुनिराज के होता है तो मुनिराज मनुष्य ही है ना, तो आहारक शरीर और औदारिक शरीर एक साथ हो सकते हैं क्योंकि वो दोनों मनुष्यों के हैं, और तेजस और कार्बन तो है ही। तो अधिक से अधिक किसी जीव के हों तो 4 शरीर हो सकते हैं। 5 शरीर किसी के एक साथ हो सकते हैं क्या? ये 127 पेज पे 4 शरीरों में औदारिक, वैक्रियक, तेजस और कार्बन लिखा है, तो वैक्रियक गलत है ये? नहीं, वो गलत नहीं है, वो भी बस मैं बताने वाली थी, वो एक अपेक्षा वहां वो दी है, आहारक होना चाहिए ना, विक्रिया रिद्धि की अपेक्षा से। नहीं, वो गलत नहीं है। एक्चुअल में क्या है, इस संबंध में एक दो अपने को मत मिलते हैं अलग अलग डिफरेंट, लेकिन जो ज्यादा कॉमन है वो मैंने अभी बताया, और ये वाला मैं बताती हूँ अभी। मधु भाभी, आपको कुछ पूछना है? नहीं, मैं ऐसे कह रही थी कि कम से कम सिद्धों के जैसे मुक्त जो जीव है उनके तो 0 है ना। हाँ, तो वो तो 0 है तो शरीर ही नहीं है, इसलिए अपन तो शरीरों की बात पूछ रहे थे ना, कि कम से कम शरीर अगर हो तो कितने होंगे। तो 0 में तो है ही नहीं, तब तो क्या बात करेंगे। 1 हो तो कम से कम भाई 1 है या 2 है या 3 है, वो बात करेंगे। देखिए यहाँ पर अपने पुस्तक में भी लिखा, ये 127 नंबर पेज है, इसमें ये दिया है कि 4 शरीर भी हो सकते हैं विक्रिया रिद्धिधारी मुनिराजों के, औदारिक, वैक्रियक, तेजस और कार्बन। तो लेकिन उसके लिए वास्तव में वो कहा है, वो जो विक्रिया रिद्धि जिन मुनिराजों के होती है, जैसे आहारक रिद्धि होती है वैसे ही विक्रिया भी एक रिद्धि होती है जो विष्णु कुमार मुनिराज को थी। विक्रिया मतलब वो शरीर को बड़ा छोटा करने की शक्ति। विष्णु कुमार मुनिराज रक्षाबंधन की कहानी वाले, तो उन्होंने अपने हाथ को बड़ा कर लिया, शरीर को बड़ा कर लिया। तो इसमें आचार्यों के 2 तरह से कथन मिलते हैं। कुछ आचार्य कहते हैं कि वो जो उनका शरीर बड़ा छोटा हुआ है वो वैक्रियक शरीर, विक्रिया के माध्यम से जो हुआ वो वैक्रियक शरीर। तो वो इस अपेक्षा से यहाँ कह दिया कि औदारिक, वैक्रियक, तेजस और कार्बन, ऐसे 4 शरीर। लेकिन कुछ आचार्यों का मत ये है, अपन भी सोचें कि एक्चुअल में वो जो उन्होंने बड़ा छोटा किया है वो ये औदारिक ही तो शरीर था। वो जैसा देवों का वैक्रियक शरीर सप्त धातु रहित जो होता है वैसा शरीर तो ये नहीं था, तो वैसा वो वैक्रियक शरीर नहीं होता है। इसलिए कुछ आचार्य, यानी जो अधिकतर आचार्य हैं, वो ये कहते हैं कि विक्रिया रिद्धि के माध्यम से भी जो शरीर बना है वो औदारिक शरीर का ही परिणमन है। औदारिक शरीर ही बड़े छोटे आदि रूप हुआ है, वो रिद्धि का उसमें इफेक्ट आया है, उसके आधार पे हुआ है। तो वो फिर औदारिक, आहारक, तेजस और कार्बन ऐसे ही 4 शरीर मानते हैं मैक्सिमम अगर हो तो, वैक्रियक को उसमें नहीं मानते। तो ये दोनों मत मिलते हैं, तो यहाँ अपनी पुस्तक में दिए हैं ये 4 शरीर भी हो सकते हैं, क्योंकि इसलिए लिख दिया है कि कहीं पढ़ने में आए किसी के तो फिर वो कंफ्यूजन हो। अदरवाइज औदारिक, आहारक, तेजस और कार्बन, ये 4 शरीर, और दूसरे मत से औदारिक, वैक्रियक, तेजस और कार्बन, ये 4 शरीर एक साथ हो सकते हैं। लेकिन वैक्रियक और आहारक ये शरीर तो कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए 5 शरीर कभी किसी के एक साथ नहीं होते। अब बाकी इन शरीरों के संबंध में जिनको विशेष जिज्ञासा हो तो ये दूसरे अध्याय में थोड़े से 2-4 पेज हैं, वो पढ़ें तो काफी कुछ और बातें उनको समझ में आ जाएगी। और कुछ मैंने एक चार्ट बना रखा है शरीरों के संबंध में नोट्स में, तो वो मैं चार्ट सेंड कर दूंगी, उसमें कुछ बातें एक्स्ट्रा भी होंगी। आपको पढ़ने से समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो अभी उसको अपन अब उठाएंगे नहीं।
फिर कभी जब अपन अध्याय चलाएंगे तब वो सारी चर्चा करेंगे, क्योंकि फिर वो विषय अपना दूसरा चल जाता है, इसलिए। बोलिए आशांति। एक पुराण से संबंधित शंका थी, पूछ लूं क्या? बोलिए। वो मैं एक्चुअल में वो शत्रु चूड़ामणि पढ़ रही थी, तो उसमें पता है कि वो ऐसा लिखा है कि रानी विजया को उन्होंने केकी यंत्र से उड़ा के भेज दिया, तो क्या चौथे काल के मनुष्य के पास बुद्धि होती थी? हाँ, ये तो विद्या है, विद्या विद्या के माध्यम से इस तरह के यंत्र, जैसे अपने अभी एरोप्लेन, अब वो फ्यूल से चलता है, पेट्रोल डीजल जो भी उसमें डलता है उससे चलता है। पहले ऐसे विद्याओं के माध्यम से, रावण विद्याधर था, तो आप लोगों ने सुना वो होगा तो पद्म वो पुराण में। राजा सत्येंद्र विद्याधर थोड़ी था, वो तो प्लेन राजा विद्याधर मतलब नहीं था, लेकिन इस तरह की शक्तियां, इस तरह के यंत्र वो उस समय बनते थे, बना लेते थे। विद्या मतलब, विद्या तो शब्द अपन बोल रहे हैं, इस तरह की वो जैसे एक कला है ना, एक तरह से। अभी अभी अपन वो कागज का एरोप्लेन बनाते हैं, इधर से उधर फेंक देते हैं उतने से कोई, तो वो इसी तरह से वो एक इस तरह के यंत्र बनाते थे तब भी, और वो उसको एज एरोप्लेन जैसा भी कहो उसको यूज में लेते ठीक। थे। तो ये जो 5 प्रकार के शरीर हैं, इन 5 प्रकारों के शरीर का निर्माण जिसके माध्यम से होता है, जिस निर्माण में जो कर्म निमित्त होता है, वो 5 प्रकार के शरीर नाम कर्म कहे गए हैं। ये जो शरीर हैं, देखो अब शरीर शब्द में बोल रही हूँ, कर्म है, शरीर नाम कर्म। 5 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं। वर्गणाओं का मतलब है पुद्गल के स्कंध होते हैं। वर्गणाओं का मतलब है कुछ रॉ मटेरियल है, पौद्गलिक रॉ मटेरियल, जिसके माध्यम से कुछ चीजें बनती हैं। वर्गणाएं हैं वो परमाणुओं का समूह है, स्कंध है, कुछ स्पेशल टाइप के, कुछ विशिष्ट प्रकार के परमाणुओं का जो समूह होता है, उनको वर्गणाएं कहते हैं। और वो वर्गणा 5 प्रकार की है। 5 प्रकार की वर्गणा मुख्य रूप से होती है, और ज्यादा तेज भी होती हैं, लेकिन 5 मुख्य वर्गणाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सरोज आंटी बोलिए। ये समान स्पर्श रसगंध वाले परमाणु को वर्गणा कहते हैं। समान रस स्पर्श गंधवर्ण वाले परमाणु। वो तो ठीक है, वर्गणा हाँ। कितने प्रकार की होती है वो बतानी है। 5 प्रकार की 5। थी। हाँ हाँ, उनके नाम बताने हैं। नहीं याद नहीं। एक दो तो बताइए, एक दो तो बताइए, औरों को भी याद आ जाएगा। एक भी नहीं याद आ रहा आपको? पढ़ा हुआ है आपने? एक आप बता दीजिए, फिर शायद आ जाए याद। कार्बन वर्गणा। कार्बन आहारक हम्म। और आहारक कार्बन और आहारक नहीं है, आहार। आहार आहार का। चलिए रहने दीजिए, सुधा जी बोलिए। कार्बन वर्गना, भाषा वर्गना, आहार वर्गना, 3 याद है। चलिए सुधा जी बोलिए। सुधा जी पाटनी। भाषा वर्गना, मनोवर्गना और आहार वर्गना, देश वर्गना और कार्बन वर्गना। हाँ, देखिए 5 प्रकार की वर्गणाएं होती है, यानी पुद्गल के स्कंध हैं, लेकिन उनको 5 भागों में उनको बांटा है। पहला है आहार वर्गणा, आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, कार्बन वर्गणा, आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, कार्बन वर्गणा, भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा। मनोवर्गणा। आहार रक नहीं है, वर्गणा का नाम है आहार। वर्गणा का नाम है आहार, ये ध्यान रखना आप लोग, वरना वर्गणा में आहारक कर देते हैं। आहार, तेजस, कार्बन, भाषा और मनोवर्गणा, ये 5 प्रकार की वर्गणाएं हैं। वर्गणा का मतलब है कि ये पुद्गल के स्कंध है, ये कच्ची सामग्री है, रॉ मटेरियल है, इनसे कुछ बनता है, इनके माध्यम से कुछ निर्माण होता है। तो किस वर्गणा से क्या बनता है? आहार वर्गणा से औदारिक, वैक्रियक और आहारक, ये 3 शरीर आहार वर्गणा से बनते हैं।
औदारिक, वैक्रियक, और इसको ऐसा भी कह सकते हैं, औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर को निर्माण करने वाली जो वर्गणाएं हैं या जो कच्ची सामग्री है उसको आहार वर्गणा कहते हैं। फिर दूसरी है तेजस वर्गणा, कि जिस वर्गणा से तेजस शरीर बनता है उसको तेजस वर्गणा कहते हैं। यानी तेजस शरीर बनाने वाली जो रॉ मटेरियल है, जो कच्ची सामग्री है, वो अलग ही है। जिस वर्गणा से तेजस शरीर बनता है उसे तेजस वर्गणा कहते हैं। अभी आप शॉर्ट में लिख लीजिए, वाक्य पूरा बाद में कर लिया करिए, वो कहते हैं वहते हैं वो छोड़ दिया करिए ताकि अपना जल्दी से हो जाए। जिस वर्गणा से तेजस शरीर बनता है उसे तेजस वर्गणा कहते हैं। और आहार वर्गणा की, कि जिस वर्गणा से औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर बनते हैं उसे आहार वर्गणा कहते हैं। फिर कार्मण, कार्मण वर्गणा, कि जिस वर्गणा से कार्मण शरीर बनता है या कर्म बनते हैं उसे कार्मण वर्गणा कहते हैं। पूछना नहीं, आपको बस कुछ? नहीं, वो पहला ही पूछना था, लिख लिया। जिस वर्गणा से भाषा बनती है उसे भाषा वर्गणा कहते हैं। और जिस वर्गणा से मन बनता है उसे मनोवर्गणा कहते हैं। यानी मन बनने वाली जो वर्गणा है, जो रॉ मटेरियल है, वो अलग है। ये शब्द जो बन रहे हैं, भाषा, ये भाषा पौद्गलिक है, ये तो अपने को पता है, लेकिन वो शब्द या ये भाषा जिस पुद्गलों से बन रही है वो पुद्गल अलग टाइप के होते हैं। जिन पुद्गलों से शरीर बना है उन्हीं पुद्गलों से शब्द नहीं बनते। जिन पुद्गलों से शरीर बना है उन पुद्गलों से मन नहीं बनता है। मन बनने वाले पुद्गल अलग हैं, वो मनोवर्गणा है। शब्द बनने वाले पुद्गल वो अलग हैं, वो भाषा वर्गणा है। कर्म बनने वाले पुद्गल वो अलग हैं, वो कार्मण वर्गणा है। तेजस शरीर बनने वाले अलग ही टाइप के पुद्गल होते हैं, उसको तेजस वर्गणा कहते हैं। और औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर जिनसे बनता है वो अलग टाइप के पुद्गल हैं, वो आहार वर्गणा कहलाती है। ये क्यों बताया मैंने कि आपको वो जो काम दिया है ना होमवर्क, उसमें ये काम आएगा, इसलिए ये बताया है। ठीक है, तो ये अलग अलग पुद्गल के परमाणु है। तो शरीरों से रिलेटेड ना, शरीर किससे बन रहा है, कौन सा शरीर किससे बन रहा है। 5 प्रकार के शरीर हैं, 3 शरीर इससे बन रहे हैं, एक इससे बन रहा है, एक इससे बन रहा है। तो उसके पुद्गल ही कुछ अलग टाइप के होते हैं, ये अलग अलग टाइप के पुद्गल हैं। बनते हैं या इसमें भी ये निमित्त होते हैं? नहीं, बनते हैं। ये जो हमारा औदारिक शरीर है ना, ये आहार वर्गणा इस औदारिक शरीर रूप परिणमित हुए। ये उपादान है, निमित्त नहीं है, ये उपादान है। अभी और आपको क्लू मिल गया अंतर लिखने के लिए। ठीक है, ये आहार वर्गणा उस औदारिक, वैक्रियक, आहारक शरीर का उपादान है। अब निमित्त कौन है उसमें, अभी आपको खोजना है, वो फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, औदारिक, वैक्रियक, आहारक शरीर का उपादान तो आहार वर्गणा है। अब इनमें निमित्त क्या है वो आपको खोजना है। एक अंतर मैंने बता दिया आपको। बोलिए मधुबाबू। वर्गणा का मतलब पूछना है पुद्गल परमाणु है क्या? वर्गणा का मतलब होता है पुद्गल के स्कंध, परमाणुओं का समूह, उसको बोलते हैं वर्गणा। तो परमाणुओं का समूह मतलब स्कंध, पर वो स्कंध है कुछ विशेष प्रकार का। ऐसा नहीं कोई से भी परमाणु कहीं से भी उठा लिए, वो कुछ विशेष प्रकार का है। अभी अपन उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, बस एक विशिष्ट प्रकार के परमाणु का समूह वो वर्गणा कहलाता है। इसमें उसका निमित्त तो उसके आयु कर्म वाली बात आ जाएगी। अभी नहीं बताइए, अभी होमवर्क दिया है ना, सबको सोचने दीजिए। अभी सब सोचिए, आप भी सोचिए, फिर अपन जब करेंगे तब करेंगे उसको। तो ये 5 प्रकार के शरीर हैं, और इन 5 प्रकार के शरीर में
जिस कर्म का उदय, ये शरीर जो बन रहे हैं, इस शरीरों के बनने में इस कर्म का उदय निमित्त होता है, वो तत्संबंधी शरीर नाम कर्म कहलाता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और फिर कभी कुछ बात आएगी शरीरों के संबंध में तो अपन करेंगे बीच में और चर्चा। अब यहाँ पर आगे है शरीर से रिलेटेड। देखो, उनको याद करने का भी तरीका यही है। गति बताई, फिर गति के बाद में उनकी इंद्रियों के आधार पे जाति बताई, फिर गति में पहुंचेंगे, जाति हो जाएगी, तो शरीर सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले एक शरीर होगा बेस, उसके आगे ही तो और चीजें बनेगी, तो सबसे पहले शरीर बता दिया। अब शरीर होगा तो शरीर में अंग उपांग होंगे कि नहीं होंगे? अंग किसे कहते हैं कि हाथ पैर, 8 तो अंग कहे जाते हैं शरीर में, 2 हाथ 2 पैर, मस्तक, पीठ और नितंब और क्या कमर, इस तरह से अष्टांग नमस्कार करते हैं, तो ये 8 अंग होते हैं। इसके अलावा ये उंगलियां वगैरह हैं, नाक कान है, ये सब उपांग कहलाते हैं, अंग और उपांग। तो किन किन शरीरों में ऐसे अंग और उपांग होते हैं? 5 शरीरों में से क्या 5 ही शरीरों में अंगोपांग होते हैं? 5 में नहीं होते हैं, 3 शरीरों में ही अंग और उपांग होते हैं। कौन कौन से 3 शरीर में होते हैं? औदारिक, वैक्रियक और आहारक। इन 3 शरीरों में अंगोपांग होते हैं। तेजस शरीर में और कार्बन शरीर में अंगोपांग नहीं होते हैं। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई जवाब देने के लिए या अपनी बात बताने के लिए हैंड रेज नहीं करें। कुछ शंका हो तो हैंड रेज करें। तो ये 3 शरीर, इसलिए अंगोपांग नामकर्म। अंगोपांग कैसे बनेंगे? अकेला शरीर नामकर्म के उदय से शरीर बन गया, और शरीर बन गया तो उसी कर्म के उदय से अंगोपांग बन जाएंगे क्या कि नहीं? उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है, उसका काम दूसरा कर्म करेगा। शरीर बना दिया है शरीर नामकर्म में, अब उसमें कैसे कितने अंग बनने हैं, कितने उपांग बनने हैं, इसके लिए अलग कर्म काम करेगा, अलग वर्कर है, उसका नाम है अंगोपांग नाम कर्म। तो देखिए यहाँ पर पेज नंबर 309 पे, जिस कर्म के उदय के निमित्त से अंगोपांगों की रचना होती है। अंग और उपांग, अंगोपांग में संधि विच्छेद करेंगे, अंग और उपांग। जो मूल मेन अंग है हाथ पांव आदि, वो कहलाते हैं अंग, और उंगलियां वगैरह ये सब कहलाती हैं उपांग। जिस कर्म के उदय के निमित्त से अंगोपांगों की रचना होती है वह अंगोपांग नाम कर्म कहलाता है। 2 पैर, 2 हाथ, नितंब, पीठ, वक्षस्थल यानी सीना, सिर यानी मस्तक, ये शरीर के 8 अंग हैं। और ललाट, नाक, कान, आंखें, होंठ, अंगुलियां, नाखून आदि ये सब उपांग कहलाते हैं। अंगोपांग नामकर्म 3 प्रकार का होता है। औदारिक शरीर अंगोपांग नामकर्म, वैक्रियक शरीर अंगोपांग नामकर्म और आहारक शरीर अंगोपांग नामकर्म। शरीर बनेगा तो उसमें अंगोपांग भी होंगे, लेकिन वो अंगोपांग कितने और कैसे किस प्रकार से होंगे ये अंगोपांग नामकर्म के उदय पे निर्भर करता है। जैसे कि हमने देखा होगा किसी के 4 ही उंगलियां होती हैं, किसी के 6 उंगलियां हो जाती हैं, देखा है ऐसा। और कुछ कुछ और भी इस तरह के होते हैं कि किसी के 2 सिर बने हुए मतलब उत्पन्न हो गए हैं, किसी के हाथ है ज्यादा, या ऐसे आंख, इस तरह के बहुत सारे। एक वो कभी कभी न्यूज़पेपर्स में आती है इस तरह की न्यूज, और कोई वो मैगजीन भी निकलती है शैक्षिक चेतना, उसमें भी इस तरह के दिखाते हैं। किसी बच्चे की आंख कहीं पैर में बनी हुई उत्पन्न हो गया है या पीछे बनी हुई है, इस तरह से अलग अलग टाइप से। तो अभी कहाँ बनेगी उसके लिए अलग कर्म है, कौन सा अंग किस जगह बनना है उसके लिए अलग कर्म का उदय काम करेगा, वो अभी आगे पढ़ेंगे अपन। लेकिन अभी तो अंग और उपांग होंगे इस शरीर में, ये डिसाइड, ये निर्धारण किस कर्म के उदय से होगा कि अंगोपांग नाम कर्म के उदय से। तो ये औदारिक, वैक्रियक और आहारक, ये 3 शरीर हैं, तीनों शरीरों में अंगोपांग होते हैं, इसलिए 3 प्रकार का अंगोपांग नाम कर्म है। तेजस शरीर में और कार्बन शरीर में अंगोपांग नहीं होते। तेजस शरीर में और कार्बन शरीर में अंगोपांग नहीं होते क्योंकि उसमें वहां उनका कुछ इस तरह का कोई यूज नहीं है। औदारिक, वैक्रियक, आहारक शरीर से तो कुछ ये अंगोपांगों के माध्यम से कुछ काम होता है। तेजस और कार्बन का ऐसा कोई काम नहीं है। तो तेजस और कार्बन शरीर अंगोपांग नाम के नामकर्म नहीं होते। इस तरह से ये 3 प्रकार के अंगोपांग नामकर्म है।
अंग किसे कहते हैं और अंग कौन कौन से होते हैं? अंग किसे कहते हैं नहीं, अंग कौन कौन से हैं? 8 अंग शरीर में होते हैं। ये नाम सबको याद करने। अपन ने देवदर्शन वाला पाठ पढ़ा था, शायद तब भी याद किए थे कि अष्टांग नमस्कार करते हैं तो 8 अंग कौन से होते हैं? 2 हाथ 2 पैर, 4 तो ये हो गए। फिर सिर और हृदय, ये 6 हो गए। और इसके अलावा पीठ और नितंब, वो बैक साइड में हो गए। इस तरह से ये 8 अंग कहे जाते हैं। प्रतिमा के संदर्भ में भी अगर कोई अंग खंडित है तो वो प्रतिमा फिर पूजनीय नहीं रहती है। जैसे कहीं कहीं अपन यात्रा पे जाते हैं तो देखते हैं म्यूजियम जैसा बना देते हैं बाहर खंडित प्रतिमाओं का, तो अपने को कभी कभी लगता है तो बिल्कुल सही दिख रही है, खंडित नहीं है। लेकिन यदि अंग खंडित है, हाथ पांव पेट पीठ कमर इस तरह से, तो वो खंडित होती है। और कुछ प्रतिमाओं की थोड़ी सी नाक खिरी हुई सी दिखती है, कुछ उंगली ऐसा दिखती है अपने को कि खिरी हुई है, और फिर अपने को लगता है ये तो खंडित है, तो वो खंडित नहीं मानी जाती। उपांग यदि खंडित है तो खंडित वो प्रतिमा पूजनीय है। लेकिन यदि अंग खंडित है तो फिर प्रतिमा पूजनीय नहीं रहती है। तो प्रतिमाओं के संबंध में भी अपने को इस तरह से थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि अंग खंड प्रतिमा पूजनीय नहीं होती है। तो अंग कौन से हैं और उपांग कौन से हैं, ये अपने को ज्ञान होना चाहिए। अब है आगे, शरीर बना, शरीर के बाद में अंगोपांग निर्धारित हुए। अब क्या है कि कौन से अंगोपांग कहाँ बनने चाहिए और किस जगह पर मतलब कितने साइज के बनने चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? ये आंखें यहीं बने और 2 आंख के बीच में नाक बने, फिर दोनों साइड में कान बने, ये कौन डिसाइड करता है? ये किसने सेट किया? ऐसा किसने सेट किया? उसके लिए एक कर्म है, एक कर्म है, उसका नाम है निर्माण नाम कर्म। वो निर्माण नाम कर्म ये सेट करता है कि वो जो अंगोपांग है, उन अंगोपांगों का निर्माण किस प्रपोर्शन में यानी किस प्रमाण में हो और किस जगह पर हो। ये जो अंगोपांग है, ये अंगोपांग किस जगह पर बने और किस साइज के बने, ये निर्माण नाम कर्म नाम का एक कर्म है, वो ये डिसाइड करता है कि ये इतना बड़ा चेहरा है तो इस पे आंखें कितनी बड़ी होनी चाहिए, इस पे ये किसी की मुंहफाड़ बहुत बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, किसी की नाक लंबी होती है, किसी की मोटी होती है, किसी की पिचकी भी होती है। ये सब कैसे? ये निर्माण नाम का नाम कर्म है। उस निर्माण नाम कर्म यानी अपने को लगेगा ये सब पढ़ के कि ये हम समझ रहे थे कि साहब ये कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो तुम ये खाओ, खोपरा खाओ और ये रसगुल्ला खाओ और ये आंखें ऐसी बनेगी और उससे सिर ऐसा बनेगा, उससे बाल ऐसे बनेंगे। ये कुछ नहीं है। ये इधर लगे हुए हैं सब पूरे एक-एक चीज को बनाने के लिए यहाँ सेट है कर्म। आप कुछ भी खाओ, कोयला खा जाओगे तो काला बच्चा हो जाएगा और रसगुल्ला खाओगे तो गोरा बच्चा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके कर्म का उदय वो निमित्त हो सकता है, निमित्त में कह देते हैं, वो दुनिया में चलती है वो बातें कहने के लिए, लेकिन वास्तव में असली निमित्त भी कौन है? निमित्त भी उपादान नहीं, असली निमित्त भी वो उसका कर्म का उदय। जैसा कर्म का उदय होगा उसी तरह के उसके अंग बनेंगे, उपांग बनेंगे, उसी साइज के बनेंगे। बहुत बड़ा बड़ा बाइट खाया है इसलिए इतनी बड़ी मुंहफाड़ हो गई, छोटा बाइट खाएंगे तो छोटी सी होगी, ये तो सब कहते हैं ना ऐसा, कहते होंगे तो पता होगा। उससे कुछ नहीं, उसके निर्माण नाम कर्म का उदय जैसा है कि उसके कितने बड़े होठ लिप्स ये मुंहफाड़ हुई है, उसके आधार पे होगा। तो देखिए निर्माण नामकर्म 18 नंबर का पॉइंट है, पेज नंबर 309 पे। जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर की भिन्न भिन्न प्रकार की रचना होती है वह निर्माण नामक नाम कर्म कहलाता है। यानी शरीर में जो अलग अलग टाइप की रचना अंगोपांगों में हो रही है वो निर्माण नामक नाम कर्म कहलाती है। यानी इसको ऐसा भी अपन कह सकते हैं इस परिभाषा को कि जिस कर्म के उदय के निमित्त से अंगोपांग यथा योग्य प्रमाण में और यथा योग्य स्थान पर निर्मित होते हैं। फिर से बोलती हूँ, जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर में, जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर में अंगोपांग यथा योग्य स्थान पर
और यथा योग्य प्रमाण में अंगोपांगों की कर लीजिए, फिर से बोल रही हूँ, जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर में अंगोपांगों की यथा योग्य प्रमाण में और यथा योग्य स्थान पर रचना होती है, उस कर्म को निर्माण नाम कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर में अंगोपांगों की यथा योग्य प्रमाण में और यथा योग्य स्थान पर रचना होती है, उस कर्म को निर्माण नाम कर्म कहते हैं। मतलब ये निर्माण नाम कर्म दो काम करता है। क्या दो काम करता है कि अंगोपांगों का जो साइज है वो प्रमाण और उनका प्लेस किस जगह पे बनेगी। ये आंखें दो दो यहाँ लगा दी एक साथ चेहरे पे, एक आंख को पीछे कर देते, एक आंख को आगे कर देते, आराम हो जाता ना, अपने को पीछे भी दिखता आगे भी दिखता, दोनों तरफ दिखता, ऐसा कर देते। लेकिन वो निर्माण नाम कर्म है ना, वो यही सेट करता है, दोनों आंखें यही बननी है चेहरे पे, एक आगे एक पीछे नहीं बननी है, दोनों कान यही बनने हैं। तो ये सब काम किसका है? ये निर्माण नाम कर्म का काम है। बोलिए पारुल। भाभी फिर अंगोपांग क्या करता है? सब कुछ तो निर्माण कर रहा है। अंगोपांग में ये अंगोपांग बनने हैं, ये बनने हैं आपके, ये अंगोपांग डिसाइड कर रहा है। फिर कहाँ बनने हैं और कैसे बनने हैं, यानी एक छोटी छोटी सी बात के लिए भी अलग कर्म है। अभी और आप देखोगे आगे, ऐसा नहीं है कि बस एक काम है और हर काम के लिए बिल्कुल काम परफेक्ट होना चाहिए, इसलिए एक कर्म को एक ही काम दिया है। ऐसे नहीं है एक ही काम को चार आदमियों को काम एक आदमी को दे दे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे खूब सारे कर्म है, आराम से, और बांधता है जी, मोरादेश परिणाम करते रहते हैं, बनते रहते हैं, इसलिए हर काम के लिए अलग अलग कर्म है। अंगोपांग नाम कर्म से अंगोपांग बनेंगे, ये डिसाइड होगा। और वो अंगोपांग कौन कौन, अंगोपांग भी देखो सब, ये तो अपना मनुष्याकार है ना, तो इस आधार पे है। तिरंचों के कैसे अंगोपांग होंगे, उनके उस टाइप से होंगे, तो वो अंगोपांग नाम कर्म से। अब उसका प्रमाण कितना होगा, जगह कहाँ होगी, वो निर्माण नाम कर्म से। मतलब जैसे 5 की जगह 6 उंगलियां बन गई, तो ये अंगोपांग की मतलब उस कर्म के उदय से हुई है। हाँ, और उंगलियां कहाँ बनेंगी, हाथ की या पैर की, ये अंगोपांग डिसाइड करे। हाँ, निर्माण डिसाइड, ये निर्माण। अभी उंगलियां किसी की लंबी होती हैं, किसी की थोड़ी नॉर्मल होती हैं, किसी की थोड़ी छोटी होती हैं, तो ये उंगलियां बनेंगी ये अंगोपांग से। लेकिन अब वो लंबी बननी है, पतली बननी है, छोटी बननी है, कैसी बननी है, वो निर्माण नाम कर्म से। नाखून सबके हैं, लेकिन आप देखिए सबके नाखून एक से दिखते हैं क्या? किसी के थोड़े लंबे होते हैं, किसी के थोड़े चौड़े होते हैं, किसी के छोटे छोटे होते हैं। अंदर के मतलब मेन नाखून ही बढ़ गए आगे बाहर, वो वाले नहीं, जो ये नाखून है वही, सबके अलग अलग टाइप के होते हैं। तो ये सब क्या है? ये निर्माण नाम कर्म। मजा आ रहा है कि नहीं सुन के? मजा आना चाहिए कि क्या है सारी व्यवस्था। देखिए आगे, जो पहली बार सुन रहा होगा उसको तो मजा आ रहा होगा, जिसका सुना हुआ है तो वो तो सोचता है कि अरे अपने तो सुना हुआ ही है, इसलिए कोई बात नहीं। लेकिन ये जिनवाणी की बात सुन के आनंद आना चाहिए, चाहे कितनी भी बार सुने। एक ही मूवी को कितनी बार देखते हैं, मजा आता रहता है, और यहाँ दोबारा सुनोगे तो हमारी सुनी हुई है, सुनी हुई नहीं है। इसको सुन के कुछ विचार हमको करना चाहिए कि हम जो जिसके लिए हम लगे हुए हैं, अभी आगे और आने वाले हैं, कि हम जिसके लिए अपना सारा दिन लगा के रखते हैं, वो तो कोई और है, उसका कंट्रोलर कोई और है, रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में। ज्योति जी मैं कर्म ध्यान की व्रत कर रही हूँ मैं, तो वो जो सारा जो आप बता रहे हो ना, उसमें एक एक उसका ये वही चीज है। लेकिन मुझे पहले समझ में नहीं आता था, पर आज मुझे एकदम समझ में आ रहा है कि क्या है। अब आपके व्रत के फल ही अलग लगेंगे। अब आप जो समझ के जो व्रत करेंगे ना, वो हाँ, पहले जो आपने व्रत किया और अब जो व्रत करेंगे, अब उसके अर्घ बोलते हैं ना, वो फल ही एकदम अलग समझ में आ रहे होगा। हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। इसलिए स्वाध्याय करने का फल, स्वाध्याय पूर्वक जो व्रत तक किए जाते हैं उसका फल विशिष्ट होता है। बिना स्वाध्याय के तो कर लिए, बस भूखे रहना है या जो भी है वो है। आगे एक और ले लेते हैं, बंधन नाम कर्म।
बंधन नामकरण क्या काम करता है, ये सब शरीर पे ही काम कर रहे हैं। आप देख लें सारे, एक शरीर बताया है, जितने भी अभी आगे कुछ ये कर्म आने वाले हैं 2-4, सब शरीर पे ही काम करने वाले हैं। जिस कर्म के उदय के निमित्त से अंगोपांग बंधन को प्राप्त होते हैं वह कर्म बंधन नाम कर्म है। ऐसे लगेगा इतने जरा से काम के लिए और एक एक कर्म को वेस्ट कर दिया, एक एक आदमी को लगा दिया है, लेकिन एक एक काम, एक एक कर्म अलग अलग तरीके से एक एक कर्म के माध्यम से होता है। देखो एक बार अपन दो तीन पढ़ लेते हैं। एक बंधन है, एक संघात है, और एक बंधन और संघात, ये दो पढ़ते हैं। बंधन पढ़ा, जिस कर्म के उदय के निमित्त से अंगोपांग बंधन को प्राप्त होते हैं वह बंधन नाम कर्म। इसके अभाव में शरीर लकड़ियों के ढेर जैसा हो जाता है। जैसे लकड़ियां पड़ी हैं इकट्ठी, लेकिन खुली भी हैं, बंधी भी नहीं है, तो एक बंधन नाम कर्म है जिससे ये सारे हमारे अंगोपांग कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं अंगोपांग तो हो गए लेकिन सब अलग अलग पड़े हैं, कहीं हाथ कहीं पड़ा है, पैर कहीं पड़ा है, सिर कहीं रखा है, ऐसा नहीं है। वो सब बंधन को प्राप्त होते हैं, वो बंधन नाम कर्म है। बंधन नाम कर्म कितने प्रकार का होगा कि ये भी 5 प्रकार का है। जितने प्रकार के शरीर हैं उतने ही प्रकार के बंधन हैं। तो औदारिक बंधन नाम कर्म, वैक्रियक बंधन नाम कर्म, आहारक बंधन नाम कर्म, तेजस बंधन नाम कर्म और कार्मण बंधन नाम कर्म। ये जो अंगोपांग लिखा है ना यहाँ पे पीछे बंधन वाली परिभाषा में, जिस कर्म के उदय के निमित्त से अंगोपांग बंधन को प्राप्त होते हैं, तो अपने को फिर यहाँ पे अभी थोड़ा सी भी कोई विचार करेंगे तो प्रश्न हो जाएगा कि अंगोपांग तो 3 ही शरीर में है, बंधन आप 5 में बता रहे हो। इसलिए इसकी जगह आप ऐसा लिखें कि जिस कर्म के उदय के निमित्त से अंगोपांग की जगह शरीर के परमाणु बंधन को प्राप्त होते हैं। जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर के परमाणु बंधन को प्राप्त होते हैं वह बंधन नामक नाम कर्म है। अब तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये 5 प्रकार का है। शरीर के परमाणु, 5 ही शरीरों में परमाणु जुड़े रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं, वो बंधन नाम कर्म के उदय के कारण। अभी इसके आगे अगला जो कर्म है उसका नाम है संघात। संघात नाम कर्म का क्या अर्थ है कि जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर के अंग उपांग का निश्चिद्र संश्लेष अर्थात संघात होता है वह संघात नामक नाम कर्म है। एक भी यहाँ पे भी अंग उपांग लिखा है, इसको भी वही समझना कि शरीर के जो भी परमाणु है वो जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर के परमाणुओं का निश्चिद्र संश्लेष अर्थात संघात होता है वह संघात नामक नाम कर्म है। देखिए दोनों कर्मों का क्या काम है और क्या अर्थ है इसका। 2 काम है, शरीर बन गया, अंगोपांग हो गए, उनकी जगह हो गई। अब इसके बाद में 2 काम है कि वो जो शरीर के परमाणु हैं वो आपस में जुड़े रहें। ये काम करता है बंधन नाम का नाम कर्म कि शरीर के जितने भी परमाणु हैं वो आपस में जुड़े। ऐसा नहीं होता कि ये वर्गणाएं हैं तो ऐसे टूट टूट के निकलता रहता है क्या कुछ, जैसे कभी कभी बहुत कुछ बीमार वगैरह ऐसे हो जाते हैं या कुछ, तो कभी कभी वो स्किन उतरने लगती है, ऐसा कुछ होता है। तो वो जैसे स्किन उतरी है ऐसे कोई सारे दिन अपने शरीर में से परमाणु टूट टूट के गिर जाते हो, ऐसा ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक बंधन नाम का नाम कर्म है कि शरीर के परमाणु बंधे रहते हैं। तो बंधे रहते हैं, देखो बंधन किससे कैसे हो सकता है। एक तो होती है जालियां, अपने घरों में दरवाजों में ऐसे जाली होती है ना, या समझ लो दीवार बनाई तो एक तो इस टाइप से बना सकते हैं अपन। देखो टाइम तो हुआ है अपना, ईंटें लगाई, एक ईंट यहाँ, एक ईंट यहाँ, एक ईंट यहाँ, नहीं नीचे से बनाना चाहिए मुझे। एक ईंट यहाँ लगाई, फिर एक यहाँ लगाई थोड़ी दूरी पे, फिर एक थोड़ी दूरी पे, फिर एक ईंट ऐसे लगा दी। ऐसे बनाते हैं ना, कुछ ग्लास वगैरह रख देते हैं, डब्बे रख देते हैं, ऐसे बीच में गैप छोड़ छोड़ के ईंटें लगाई। ये बीच में गैप है, गैप दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे गैप कर करके भी तो परमाणु लग सकते हैं ना, इसको गैप कर करके भी तो परमाणु लग सकते हैं ना शरीर में, कि शरीर के अब ये ईंटें जुड़ी हुई है कि नहीं है, जुड़ी हुई है ना, जुड़ी हुई है।
लेकिन बीच बीच में गैप है। तो क्या शरीर में जो परमाणु लगे हुए हैं, जो अर्गणाएं लगी हुई हैं, उनमें ऐसे बीच बीच में गैप होता है। बंधन नामकरण के उदय से ये बंध गई, ये बंधी हुई है। लेकिन वो बंधन ऐसा भी हो सकता है कि बीच बीच में गैप हो। तो इसको ठीक करने के लिए, यानी ऐसा नहीं हो, उसके लिए दूसरा कर्म है संघात नाम का नामकरण। संघात नामकरण क्या कह रहा है? जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर के परमाणु निश्छिद्र संश्लेष, मतलब उनके बीच में से छेद नहीं, गैप नहीं, जैसे जाली बनी। जाली भी तो ज्वाइंट है, लेकिन ऐसे जाली जैसा नहीं है। शरीर के जो परमाणु हैं उनमें ऐसे बीच बीच में गैप नहीं है, बंधे हुए हैं। और कैसे बंधे हुए हैं कि बिल्कुल बराबर ईंटें एक के पास एक ऐसे जुड़ी हुई, जैसे लगा अपन दीवार ऐसे बनाओ ना बिल्कुल। और फिर क्या करते हैं अपन दीवार बनाने के बाद? अकेला ईंटों को नहीं छोड़ते, उसके ऊपर प्लास्टर होता है। फिर प्लास्टर होने के बाद भी और वो फिनिशिंग होती है बराबर पूरी एकदम अच्छी। तो ये संघात नामकरण ये शरीर की फिनिशिंग करता है। बंधन नामकरण के उदय से तो वो शरीर के परमाणु जुड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं। लेकिन संघात नामकरण जैसे दीवार पे वो प्लास्टर होके पूरे, जो देखो ईंटें अपन ने जोड़ जोड़ के लगा भी दिए तो भी कुछ ना कुछ बीच में गैप, छेद उसमें रह सकता है। तो ऊपर से बिल्कुल प्लास्टर वगैरह करके अच्छे से उसको बराबर फिनिशिंग देते हैं। तो वो संघात नामकरण इस तरह से शरीर में फिनिशिंग देने का काम करता है। निश्छिद्र संश्लेष, निश्छिद्र का अर्थ है छेद रहित, संश्लेष संघात का मतलब है ऐसे बिल्कुल जुड़ गए हैं, कहीं कोई बीच में गैप, छेद कोई घुस जाए, ऐसा उसमें नहीं होता है। तो बंधन नामकरण के उदय से वो इतना काम कर रहा है कि वो जुड़े हुए हैं, और संघात नामकरण उनको बराबर पूरा सबको। तो ये जो अपनी स्किन आई ऊपर, ये हो गया फिर? नहीं, अकेला स्किन नहीं, अंदर तक पूरा एक एक कर्म काम कर रहा है। अंदर भी जो है, अपन को तो क्या खाली ऊपर ऊपर का शरीर दिखता है, ये तो बहुत कम है। अंदर कितने सारे हैं, इतने सारे तो पार्ट्स हैं अंदर। समझ लो लंग्स है, लिवर है, और आते हैं, और बहुत सारे पार्ट अंदर होते हैं, और खून है, और वो सब है। उन सब में भी वो भी सब अंदर, जो जिस जगह है, कितने सारी चीजें हैं पेट में, वहीं लीवर है, वहीं छोटी आंत है, वहीं बड़ी आंत है, और कौन कौन सी कोई वो ग्रंथियां, पता नहीं क्या क्या होती हैं। तो वो सब है, तो कोई किसमें इधर घुस जाए, कोई उसमें उधर घुस जाए, कोई अपनी जगह से निकल जाए, ऐसा कुछ। वो सब एक कर्म का उदय काम करता रहता है। तो वो जो जहां पर है वो वहां बराबर बना रहता है, सेट रहता है। इसका नाम संघात नामकरण है। खाली ऊपर ऊपर की तो है ही, ऊपर की फिनिशिंग जो दिख रही है वो तो है ही, अंदर भी बराबर जो काम चलते रहते हैं वो कर्म के उदय उसमें काम करता है। तो ये दोनों समझ में आए, बंधन और संघात। शरीर, फिर अंगोपांग, फिर निर्माण, बंधन, संघात, ये सब शरीर से रिलेटेड, शरीर पे काम कर रहे हैं। अब इसमें आपके लिए मतलब अच्छी बात क्या है कि जो 5 प्रकार के शरीर हैं, उन 5 प्रकार के शरीरों में से ही 3 तो है अंगोपांग, वो ऐसे कैसे याद। फिर जो बंधन है वो सेम वही है, जो शरीरों के नाम है वही 5 प्रकार के बंधन है। औदारिक बंधन, वैक्रियक बंधन, आहारक बंधन, ऐसा। संघात भी वही के वही 5 है। जो 5 प्रकार के शरीर हैं वही 5 प्रकार के संघात नाम कर्म है। औदारिक शरीर संघात नाम कर्म, वैक्रियक शरीर संघात नाम कर्म, आहारक शरीर संघात नाम कर्म, तेजस शरीर और कार्बन शरीर संघात, इस तरह से 5 प्रकार के संघात नाम कर्म ये हुए। अब ये सब हो गया, इसके अलावा भी शरीर में और बहुत कुछ है। सबसे बेसिक मेजर चीज क्या है शरीर में, जो जिससे शरीर खड़ा रहता है, ये हड्डियां। तो वो हड्डियों को होने में भी, हड्डियां कैसी होंगी उसके लिए भी एक कर्म काम करेगा। फिर हमारे शरीर का आकार कैसा होगा, शेप कैसी होगी, फिगर, कि कितने हम जिम ज्वाइन करें, कितने हम डाइटिंग करें, लेकिन हमारे शरीर का आकार कौन सा होना है ये कोई डाइटिशियन तय नहीं करेगा, कोई जिम में जाके सेट नहीं होगा। ये हमारे जैसे कर्म का उदय होगा उसके आधार पे वो सेट होगा। तो वो देखेंगे 1 या 2, दोनों जैसे भी कल हो पाएंगे। संस्थान और सहनन, ये 2 कर्म हैं। ये 2 कर्मों की चर्चा कल यथायोग्य, कल परसों तक जैसे भी होगी अपन आगे करेंगे। अभी अपन इतनी ही यहाँ रुकते हैं। और इसके संबंध में और विशेष बातें अभी अपन केवल स्वरूप पढ़ लेते हैं।
फिर किनके कौन से कर्म का उदय पाया जाएगा नहीं पाया जाएगा वो और इसमें चर्चा है। जैसे अंगोपांग के उदय सबके नहीं होते हैं, सहनन के उदय सबके नहीं होते हैं, वो भी चर्चा है। सहनन के संबंध में बहुत सारी बातें होंगी, अपन करेंगे आगे। अभी प्रश्न है किसी को? बोलो बात। भाभी ये जो वर्गनाएं होती हैं ये प्रति समय आती हैं और प्रति समय निकलती भी हैं, तो ये बंधन नाम कर्म तो छोड़ता है उनको, मतलब तभी तो निकल रही हैं। बंधन नाम का कर्म छोड़ नहीं रहा है हुए वो, मतलब बंधन नाम का तो कर्म है, वर्गणाएं हैं वो परमाणु, वो प्रति समय निकल भी रही हैं, आ भी रही हैं, फिर भी वो बंधन नहीं छूट रहा। वो बंधन नाम कर्म काम कर रहा है, तब तो वो जुड़े, वरना वर्गणाएं निकलती तो पता नहीं कहीं बीच, कहीं से गैप हो जाता, कहीं से खाली हो जाता, कहीं से टूट जाता, ऐसा हो जाता। बंधन नाम का कर्म है, इसीलिए तो वो प्रति समय ये वर्गणाएं आ भी रही हैं। जैसे कार्मण वर्गणाएं प्रति समय हम ग्रहण करते हैं और प्रति समय कर्म का उदय आके वो निर्जरित भी हो रही हैं, मतलब निकल भी रही हैं, वैसे ही ये आहार वर्गणा से जो शरीर बना हुआ है, ये आहार वर्गणा भी प्रति समय हम ग्रहण कर रहे हैं। बाहर में खाना तो हम 2 बार 4 बार ही खाते हैं, लेकिन ये आहार वर्गणा रूपी भोजन ये 24 घंटे दिन भर हर समय हो रहा है। हर समय आहार वर्गणा का ग्रहण भी हो रहा है और उनकी उसी वैसे ही निर्जरा, निर्जरा मतलब वो निकल भी रही है, वर्गणाएं निकल भी रही हैं और ग्रहण भी हो रही है। इसके संबंध में भी अभी बात, समय अपना हो गया, लेकिन जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहीं बाहर गए, समझ लीजिए 15 दिन के लिए गए, तो शुरू में 2-3 दिन हमको सेट नहीं होता है। पहुंचे तो तबीयत बिगड़ जाती है, मान लो पेट गड़बड़ हो जाता है या ऐसा कुछ, और फिर हम रुक गए, 8-10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, कभी कभी 1-2 महीना रुक गए। उसके बाद फिर क्या होता है, वहां का ही जो वहां का एनवायरनमेंट है, वहां की जो जलवायु है, वो अपने को सेट हो जाती है। फिर अभी अपन जयपुर रह रहे थे समझ लो, अब 1 महीने से कहीं बाहर चले गए और शुरू में गए 2-4 दिन वहां बीमार हुए, फिर वहां जाके सेट हो गए, और फिर 1-2 महीने बाद जब वापस अपने घर आए तो यहाँ आके बीमार हो जाते हैं। ये क्या हुआ कि ये जो हमारे शरीर की वर्गणाएं होती है ना, ये प्रति समय निकलती रहती है, नई ग्रहण होती है। तो जब अपन वहां पहुंचे थे तब अपनी जयपुर के एटमॉस्फेयर वाली वर्गणाएं थी, फिर वहां जाने पर वो एकदम से उसको सहन नहीं कर पाया, तो तबीयत खराब हुई। फिर क्या हुआ, 8-10 दिन 15 दिन रुके अपन, तो ये जो जयपुर के एटमॉस्फेयर वाली वर्गणाएं थी वो सारी निकल निकल के खत्म हो गई और हर समय नई आ भी रही थी। तो वहां जहां भी गए हों अपन, वहां की टाइप की, वहां की जलवायु वाली वर्गणाएं वो सारी शरीर में सेट हो गई, तो फिर उस हिसाब से वहां ठीक रहने लगे। और फिर जब वापस आ गए तो फिर वही समस्या हुई। फिर थोड़े दिन जब यहाँ रुकते हैं घर में, फिर वापस से वो ठीक हो जाती। तो इससे समझ में आता है कि ये सब, यानी जिससे अपन बोलते हैं ना जगह बदलने से, मौसम चेंज होने से, मौसम चेंज होने में भी यही होता है। वो वर्गणाएं अपने शरीर की जैसी होती हैं, उसके आधार पे वो अपने को सेट नहीं होती है, तो तबीयत बिगड़ जाती है। अभी तबीयत क्यों खराब होती है उसके लिए भी एक कर्म आएगा अभी, नाम कर्म में, तो वो भी एक कर्म आएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बड़ा मजा आता है। बोलिए रेणु जी। नहीं, मैं तो वही बोल रही थी कि वो बंधन और इसका था ना संघात का, मैंने आपसे उस दिन क्वेश्चन पूछा था तो मेरा क्लियर हो गया। आपसे क्वेश्चन किया था ना मैंने। बहुत धन्यवाद आपको। आपका धन्यवाद है। नहीं, आपको अपने से समाधान प्राप्त हो गया, यानी इसके लिए बोलिए। मैंने आपसे क्वेश्चन किया था ना उस दिन। सुमन जी बोलिए। अभी जो आपने एग्जाम्पल बताया ना कि हम कहीं जा रहे हैं तो तबीयत बिगड़ जाती, तो इसमें हमारे स्वयं के परिणाम या भाव काम करते हैं, उनको ग्रहण कर। नहीं, ये तो जो नहीं, ये तो अपने आप होता है। शरीर में जो वर्गणाएं आ रही हैं निकल, देखो अपने परिणाम तो कर्मों को ग्रहण करने में वहां निमित्त बनते हैं, और ये जो शरीर में जो हो रहा है, ये शरीर की योग्यता से प्रति समय, और कह सकते हैं क्योंकि जीव के कर्म के उदय के निमित्त, मतलब ये जो शरीर संबंधी जो वर्गणाएं भी ग्रहण हो रही हैं, इसमें भी क्योंकि शरीर बना रहे तो वो कर्म का उदय तो है ही, लेकिन वैसे ऊपर ऊपर इसकी तरह से मोटे रूप से देखा जाए तो ये अपने आप होता है। शरीर में प्रति समय वर्गणाएं आ भी रही हैं, निकल भी रही हैं। जो कार्मण वर्गणाओं का जो ग्रहण हो रहा है वो हमारे मोह राग द्वेष भावों के निमित्त से होता है।
इसमें अभी अब अपने को इसमें कि कौन सी वर्गणाएं ग्रहण होनी है, कौन सी नहीं होनी है, हमारा बुद्धिपूर्वक इसमें कुछ नहीं चलता है। जो आनी है वो आएंगी, जितनी आनी है उतनी आएंगी, जो निकलनी है वो निकलेंगी, जितनी निकलनी है उतनी निकलेंगी, वो अपने आप होता है। जो हम हर समय सोचते रहते हैं ना, मोटे हो गए, पतले हो गए, खराब दिख रहे हैं, बुरा दिख रहे हैं, तो ये इससे भी कुछ ग्रहण और छोड़ने में का कुछ फर्क? नहीं, इससे ग्रहण और छोड़ने का तो नहीं है, लेकिन ये तो इसके माध्यम से ये हमारा एक तो बात ये है कि हमारा जैसी सोच हो जाती है वैसा ही हम देखने लगते हैं। यदि हम ये सोच रहे हैं हम मोटे हो गए तो वो मोटे दिखने लगते हैं अपने आप को हम। और कभी हम ये सोचते हैं दुबले हो गए या बीमार हो गए तो वैसा हम फील करने लगते हैं। एक तो ये समझ लो मेंटेलिटी वाली बात है, और दूसरी बात ये है मतलब जिसको अपन कर्मों की तरफ से नियम रूप से कह सकते हैं कि हम ऐसा सोच रहे हैं तो ये विचार, इस तरह के भाव हमारे चल रहे हैं, उससे कुछ कर्म बनते हैं। जैसा हम सोच रहे हैं, जिस भी तरह का भाव अपने शरीर के संबंध में कर रहे हैं, तो उससे कर्म बनते हैं, और वो कर्म बंध के और वो उदय में भी आ जाए, उदय में भी आ जाते हैं, तो वो उदय में आने के बाद में वैसा ही काम हो जाए। यानी अपन ऐसा सोच रहे हैं मेरा शरीर, अभी जैसे ऐसा होता है ना, किसी के कुछ भी एबनॉर्मल दिखा कि एक आंख कहीं है, सिर बड़ा है, कि उंगलियां कम ज्यादा, ऐसा तो ऐसा देख के अपने को कुछ ना कुछ विचार आता है। अब वो जो भी विचार आया, अगर अपने को उसकी हीनता का या मतलब इंसल्टिंग का इस तरह का कोई विचार आया, और या तो उससे जो कैसा कर्म बंध गया, तो कर्म बंध के हो सकता है उसी भाव में थोड़े ही दिन बाद अपने साथ में अपने में वो उदय में आ जाए, तो उस हिसाब से फिर अपने भी अंगोपांग में कुछ उस टाइप का हो जाए। तो ऐसे ही और भी जो नॉर्मली अपन सोचते रहते हैं, मोटा है, पतला है, मोटा हो जाऊं, पतला हो जाऊं, जैसा भी, तो उससे जो कर्म बनते हैं वो उदय में आके उसी टाइप के फल देने भी लग जाते हैं, ऐसा हो सकता है। तो वो लेकिन वो भाव से कर्म बनेंगे, वो कर्म उदय में आके उस टाइप से देंगे। भाव डायरेक्टली शरीर में इफेक्ट करें ऐसा नहीं होगा। ये जो हड्डियों में वीकनेस आती है एक टाइम के बाद, तो ये निर्माण या बंधन में आएगा या काय में आएगा? बंधन अभी नाम अपन पढ़ेंगे आगे। अभी अभी जैसे उनका समाधान हुआ है ना, वैसे अभी 1-2 दिन में आपका भी हो जाएगा समाधान। ठीक है, चलिए बोलिए पार्वती। भाभी ये बंधन नामकरण जैसे हड्डियों में जो जॉइंट्स होते हैं उस तरह का काम करता है? नहीं, हड्डियों का काम अभी अलग होगा, हड्डियों का कल पढ़ेंगे, कल या परसों जैसे भी होगा, वो अलग काम करेगा। ठीक है, अभी बंधन का मतलब है बस शरीर के परमाणु, और हड्डियां भी उस शरीर में जुड़ी रहेंगी, उसमें बंधन काम करेगा, लेकिन हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं उसके लिए कर्म अलग है। ठीक है, जिनवाणी स्थिति देखिए। अनंत धर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् देखे पर से भिन्न अगणित गुणमय आत्मा अनेकांतमय मूर्ति सदा प्रकाशित ही रहे।